हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स जब भी आप टीसीएस, विप्रो या फिर इन बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उनमें। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे डेटा। डेटा होता क्या है? डेटा वो फैक्ट होता है जिसको हम रिकॉर्ड कर सकें। मतलब इट इज़ अ फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड। डेटा वो फैक्ट होता है जिसको हम रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात आती है तो पहले तो हम ये सोचते हैं, पहले हम तो ये सोचते हैं कि स्ट्रक्चर बनाया क्यों जाता है। तो स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जिस किसी का भी स्ट्रक्चर बना बना रहे हैं उसमें उसको उस स्ट्रक्चर को देखकर हम आसानी से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें और जल्दी से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, है ना। और अगर आप कोई सी चीज़ उसमें से हटाना चाहते हैं जो आपको सेटिस्फेबल नहीं लग रही है, तो अगर आपने उसका स्ट्रक्चर बना रखा है तो उसके ज़रिए आप अच्छे से और जल्दी से और बहुत आसानी से उसको हटा सकते हैं। ठीक है। तो अब बात आती है कि डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को इस फॉर्म में जमा गया है। मतलब डेटा का स्ट्रक्चर मतलब डेटा को इस फॉर्म में जमा गया है ताकि हम उसको आगे आने वाले समय में अगर हम उससे रिट्राई कुछ भी वैल्यू कर सकें तो आसानी से कर सकें और जल्दी कर सकें। और उसमें से कुछ भी अगर वैल्यू ऐसी है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, जो हमारे काम की नहीं है, उसको हम आसानी से डिलीट कर सकें। और अगर जिसको हम यानी जिसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करके कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसके अंदर, तो हम आसानी से उसके अंदर कर सकें मॉडिफिकेशन। वो होता है डेटा स्ट्रक्चर के ज़रिए। मतलब डेटा स्ट्रक्चर से हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ कंप्यूटर इन सच अ वे दैट इट विल इजीली एंड फास्टली रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट डेटा। ओके। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं? तो डेटा स्ट्रक्चर जो टाइप्स होते हैं, पहला तो होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उनको हम जैसे कोई सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है आपने, जैसे कोई सी लैंग्वेज है या फिर C++ लैंग्वेज है, तो उनमें आपने देखा होंगे डेटा टाइप्स है। तो वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या फिर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं उनको। क्योंकि इनमें अगर आप मेमोरी में आप इनको सेव करते हो, यानी मेमोरी में इनके इस टाइप के वेरिएबल सेव करते हो, तो कुछ ना कुछ बाइट्स ऑफ मेमोरी सेव करते हैं, वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं पहले से, जिनको हम पहले डेटा टाइप्स के नाम से जानते थे, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल। ठीक है। अब आती है बारी किसकी? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव्ड होकर बनते हैं। मतलब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं। तो वो होता है एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब मैं आपको बता दूं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये रहता है कि मेमोरी में उनको जो मेमोरी में जो उनको मेमोरी अलॉट होती है डेटा स्ट्रक्चर को, वो लीनियर ही होती है। मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में ही होती है। मतलब एक ही जगह सब आते हैं। ठीक है। मतलब जैसा अगर मैं कहूँ, ये इस प्रकार से, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक लीनियर फॉर्म है। बिल्कुल लीनियरली हमको ये दिख रहा है। तो इस फॉर्म में सेव रहती है, सारे सारे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर रहते हैं वो इस फॉर्म में सेव होते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है। अब इसको लीनियर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो टाइप्स रहते हैं, इनके जो टाइप्स रहते हैं वो एक ही प्रकार के रहते हैं। मतलब इंट इंट टाइप का हमने डिक्लेयर करा है, तो सभी टाइप्स के जो ब्लॉक हैं वो इंट टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अरे यहाँ पर हम देखते हैं लीनियर का। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो फिर फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। जैसे हमने पहले देख रखा है लैंग्वेजेस में, सी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा अरे। ठीक है। लेकिन फिर हमने जो अब देख रहे हैं, जैसे स्टैक है, क्यू है, लिस्ट, ये नए हैं हमारे लिए, लेकिन अरे हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हमने इतना डीप में नहीं पढ़ा था। तो हम डेटा स्ट्रक्चर में अरे को डीप में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आती है बारी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं जो ट्री होता है, एक तो ग्राफ होता है। ठीक है। तो ट्री और ग्राफ हम समझेंगे जब भी आएगा। ठीक है। अब हम समझते हैं सबसे पहले अरे के बारे में। तो अरे को समझाने से पहले
अरे को समझाने से पहले अपन कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमको एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे एक्स डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, इंट एक्स लिख देते हैं। तो वेरिएबल वहाँ पर मान लिया जाता है डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें क्या है कि बहुत सारे इंट टाइप के वेरिएबल चाहिए, मतलब हमको बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, करीब 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं प्रोग्राम के अंदर, और वो सारे के सारे हम चाहते हैं कि वो इंट टाइप के ही हो, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं उसको, इंट लिखते हैं सबके सामने, फिर उसके बाद कोमा लगा लगा के हम सेपरेट करते आते हैं, एक्स वाई जेड, 10 वेरिएबल को कोमा से सेपरेट कर देते हैं। तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अब फिर उसके बाद कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ ऐसा कि भैया इतना लिखने की कोई ज़रूरत ना हो, ऐसा मैं अब ऐसा अब इसमें मैं आपको बता दूं, जब भी हम इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं तो ऐसा होता है कि जो मेमोरी रहती है, जैसे मेमोरी है, ठीक है। अब इसका एड्रेस जैसे 101 है, इस सेल का एड्रेस है 101, और इसके बाद वाले सेल का एड्रेस है 102। मान लिया, सपोज कर लिया ऐसा कि 102 है, तो उसके बाद इसके बाद वाले सेल का 103 है। तो जैसे हमने एक्स के इंटीजर एक्स के बाद डिक्लेयर करा है कौन सा वेरिएबल, वाई वेरिएबल, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स का एड्रेस जैसे 101 है तो वाई का एड्रेस 102 ही हो। ये कहीं पर भी सेव हो सकता है आपकी मेमोरी में, ठीक है। और जेड भी उसी प्रकार कहीं पर भी सेव हो सकता है रैंडमली, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रहते हैं। फिर यहाँ पर एक बात सोची गई, यहाँ पर एक बात ये वाली सोची गई कि क्यों ना हम इन सब वेरिएबल को इस प्रकार डिक्लेयर करने से अच्छा है, क्यों क्यों ना हम इन वेरिएबल को इस प्रकार से डिक्लेयर करने से अच्छा है कि हम एक ही ऐसी कोई सी चीज़ बनाएं जो 10 वेरिएबल की जगह स्टोर कर दे, 10 वेरिएबल की जगह स्टोर कर दे एक ही जगह, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर कर दें, ठीक है। तो उस समय कंसेप्ट आया एक अरे, अरे कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। तो इंटीजर जब भी अगर हमें सेम टाइप के वेरिएबल बहुत सारे चाहिए, जैसे 10 तक चाहिए या फिर 100 तक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। लेकिन जब भी हमें सेम टाइप के वेरिएबल चाहिए और ज़्यादा है वेरिएबल, जैसे 10 से 15 20, तो हम अरे डिक्लेयर कर देंगे, अरे डिक्लेयर करेंगे। इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले तो ये देख लेना, अरे डिक्लेयर करेंगे तो अरे डिक्लेरेशन का एक सिंटेक्स होता है कि किस टाइप का अरे आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, किस टाइप का अरे आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, इंट फ्लोट डबल कैरेक्टर किस टाइप का, वो यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला डेटा टाइप यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद अरे का नाम लिखेंगे, अरे का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर साइज़ डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर साइज़ डिक्लेयर करेंगे कि मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर कितने साइज़ का अरे बनाना है। यह अरे की साइज़ रहती है, अरे के साइज़ मीन्स यानी जैसे हम यहाँ पर लिखते थे कितने, जैसे 10 वेरिएबल है तो 10 वेरिएबल को लिखते थे, लेकिन यहाँ पर 10 वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक बार 10 साइज़ डिक्लेयर कर दी, यानी 10 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। बट अरे में जो वेरिएबल रहते हैं वो इंडेक्स के जरिए शो होते हैं, इंडेक्स, जैसे यहाँ पर तो एक्स वाई जेड से शो होगा, और यहाँ पर अरे में क्या होगा, एक्स इंडेक्स के जरिए शो होंगे। बट इसमें एक और मेरिट्स है कि ये तो क्या है कि मेमोरी में कहीं पर भी सेव रहते हैं रैंडमली, लेकिन अरे में क्या होगा कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में सेव होते हैं। जैसे एक्स हो रहा है 101 पर, ठीक है। अब 101 के बाद एड्रेस क्या है मेमोरी के अंदर, 102, तो वो 102 मेमोरी के अंदर अगला वाला जो वेरिएबल है, मतलब अगला वाला जो वेरिएबल है अरे के अंदर, वो 102 पर होगा, फिर 103 पर होगा। फिर यहाँ पर जैसे 10th आएगा, 10th, जैसे यहाँ पर 10th पोजीशन आएगी, यहाँ पर लास्ट वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर जो कोई भी वेरिएबल हम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, वो रेंडमली होगा, लेकिन इसके अंदर नहीं आएगा, वो इसके बीच में पुट नहीं होगा कभी भी वो। यहाँ पर अरे जो रहता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में सेव होती है उसको मेमोरी, कंटिन्यूस फॉर्म में इन द सेंस कि यहाँ पर जैसे उसका एक वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल है उसके जस्ट बाद ही होगा, उसके जस्ट बाद कोई सा भी ऐसा वेरिएबल नहीं होगा जो अरे के अंदर नहीं है, हमने अरे में डिक्लेयर नहीं करा, वो वाला नहीं होगा। तो अरे का हमने पहले साइज डिक्लेयर कर दिया, 10 साइज डिक्लेयर कर दिया, यानी इसने 10 वेरिएबल की जगह घेर ली, 10 साइज डिक्लेयर करा मतलब 10 वेरिएबल की जगह घेर ली इसने मेमोरी के अंदर, वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में सलंग, ठीक है, जिसकी साइज़ है 10। अब मैं आपको बता दूं अरे, अरे अरे जैसे इसकी हमने 5 साइज डिक्लेयर करी, 5, हमने इसकी 5 साइज डिक्लेयर करी, तो
अरे के जो हर एक ब्लॉक रहते हैं, अरे के जितने भी ब्लॉक जो मेमोरी के अंदर रहते हैं उनको हर एक इंडेक्स असाइन होता है। और अरे में जो इंडेक्स स्टार्टिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। जो सबसे पहले वाला अरे का ब्लॉक रहता है उसका इंडेक्स रहता है जीरो, और जो सबसे लास्ट वाला रहता है, अब जैसे यहाँ पर 10 साइज़ है, मतलब जो लास्ट वाला ब्लॉक रहेगा वो मतलब साइज़ -1 रहेगा। यानी लास्ट वाले ब्लॉक का जो इंडेक्स रहेगा वो साइज़ में से -1 कर दो तो जो ब्लॉक का नंबर आएगा वो रहेगा लास्ट वाला ब्लॉक। जैसे 9, सॉरी यहाँ पर जैसे हमने करा था 5 का, तो यहाँ पर आएगा 4 इंडेक्स, इंडेक्स 4। 0 इस प्रकार से रहता है इंडेक्स। सारे जो मेमोरी के जो ब्लॉक है वह इंडेक्स के ज़रिए फाइंड आउट होते हैं इसमें। जैसे 0 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 5 साइज़ का अरे है, लेकिन इसका लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, 4। मतलब अरे की जितनी साइज़ है उसमें से 1 माइनस कर दो तो लास्ट वाला इंडेक्स आ जाएगा, लास्ट वाला ब्लॉक का इंडेक्स आ जाएगा। अब ये मेमोरी में किस प्रकार सेव होते हैं देखिए। अब जैसे एक मेमोरी ब्लॉक है, इसके अंदर बाइट्स है, सारे के सारे बाइट्स में 1 बाइट, एक बाइट का ये बना दिया हमने, दूसरे बाइट का है, तीसरे बाइट का है, चौथे बाइट का है। मतलब अब हर एक जो इंडेक्स है, हर एक जो इंडेक्स वेरिएबल है इसका अरे का, वो मेमोरी में 4 बाइट अलोकेट करेगा। इसको जो अलॉट होगी वो 4 बाइट अलॉट होगी। मतलब जीरो इंडेक्स को 4 बाइट अलॉट होगी। ये देखिए यहाँ पर ये 0 लिखा है, ठीक है, 0 इंडेक्स। और फिर उसके बाद पहला इंडेक्स है उसको 4 बाइट अलोकेट होगी। अब जैसे इसके जस्ट बाद ही 4 बाइट अलोकेट हो जाएगी इसको, 1 इंडेक्स को, फिर सेकंड इंडेक्स को, थर्ड इंडेक्स को। इसी प्रकार से जो लास्ट वाला इंडेक्स है वहाँ तक उसको मेमोरी, वहाँ तक उसको 4 बाइट अलॉट हो जाएगी। हर किसी केस में नहीं, जब हमारा अरे जो है वो इंट टाइप का है जब भी 4 बाइट अलॉट होगी। नहीं तो अगर फ्लोट टाइप का रहेगा तो उसकी रेंज कितनी है, कितने बाइट का एक वेरिएबल रहता है उसमें, कितनी बाइट घेरता है एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर, उसके हिसाब से होगी इसमें, ठीक है। उसके हिसाब से अलोकेशन होगा इसमें बाइट्स का। अब इसका हम साइज़ निकालते हैं। जैसे हमने अरे बनाया 10, अरे का साइज़ है 10, मतलब 10 × 4। जब भी हम इसका निकालेंगे साइज़ कि एक अरे ने एक मेमोरी के अंदर कितने साइज़ घेर रखी है, यानी कितने बाइट्स अलोकेट हुए हैं उसको, एक अरे को कितने बाइट्स अलोकेट हुए हैं मेमोरी के अंदर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी साइज़ है अरे की उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस डेटा टाइप के वेरिएबल के रेंज, यानी कितना। जैसा फ्लोट है, फ्लोट अलग करता है, अलग रेंज ऑफ बाइट्स स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। और इंट जो है जैसे 4 बाइट्स अलोकेट करता है। तो इस अरे की जो साइज़ है, इस अरे का जो साइज़ है, यानी ये अरे कितनी बाइट्स इस अरे को कितनी बाइट्स अलोकेट हो रही है मेमोरी के अंदर। जैसे अरे का साइज़ है 10 और ये इंट टाइप का है, तो हर एक जो इंट वेरिएबल रहता है वो उसको 4 बाइट्स अलोकेट होती है मेमोरी के अंदर। तो क्या कर देंगे हम, 10 साइज़ है उसका ये लिख देंगे, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बाइट्स, तो आ जाएगा 40। मतलब अरे जिसकी साइज़ 10 है, अरे जिसकी साइज़ 10 है उसने 40 बाइट्स कवर अप कर रखा है मेमोरी के अंदर, उसको 40 बाइट्स अलोकेट हुई है मेमोरी के अंदर कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि इसकी जो मेमोरी रहती है, मेमोरी के अंदर जो अरे जो स्टोर होता है, जो अरे के इंडेक्स रहते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही स्टोर होते हैं, कभी भी अलग अलग स्टोर नहीं होते रैंडमली। तो यहाँ पर अगर अपन सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर अगर अपन सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम डायरेक्ट इंडेक्स के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम जानना चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 2 पर कौन सी वैल्यू है, तो फट से इंडेक्स नंबर 2 से दे देगा वैल्यू, कभी भी यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, और डायरेक्ट इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू है वो दे देगा निकाल के हमें, ठीक है। तो यहाँ पर से इससे सर्चिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है। अब इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब इसके डीमेरिट्स यही होते हैं कि अब ये मेमोरी में एक बार इसको अलोकेट कर दिया, इसकी साइज़ अलोकेट कर दी, जैसे 10 साइज़ 10, यानी इसको 40 बाइट्स मिल गए, टोटल 40 बाइट्स मिल गई सारे को। अब प्रोग्रामर यह चाहता है कि मैं इसको डायनेमिक टाइम पे, मतलब रन टाइम पर इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है अरे के केस में,
क्योंकि अगर प्रोग्रामर यह चाहता है कि मैं डायनेमिक टाइम पे, जैसे मैंने जैसे प्रोग्राम में तो मैंने 10 साइज डिक्लेयर करी है, लेकिन मेरे को डायनेमिक टाइम पे रन टाइम मतलब रन टाइम पर मुझे 12 साइज़ का अरे लग रहा है, मुझे 2 वैल्यू और ज़्यादा पुट करनी है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता है ये। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, मतलब अरे फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। और अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जैसे अरे का साइज़ आपने डिक्लेयर कर दिया 10, लेकिन आपको ज़रूरत है सिर्फ 5 की ही। यहाँ पर इंडेक्स आपने 5 ही फिलअप करे और बाकी बच्चे जो 5 है वो खाली हैं, तो उनका भी कोई यूज़ नहीं आएगा। अगर आप दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हो अगला वाला, तो वो यहाँ तक जैसे नाइन्थ इंडेक्स तक रहेगा इसका, जो जो भी वो सेव होगा वो 9 इंडेक्स के बाद ही होगा सेव। दूसरा वेरिएबल आप जो डिक्लेयर करोगे अरे के बाहर से, तो वो वेरिएबल अरे के बाद ही डिक्लेयर होगा, मतलब अरे के बाद ही उसको मेमोरी अलोकेट होगी। ओके, अरे की जो 10 साइज़ है, अरे के जो 9th वाला इंडेक्स है उसके बाद ही सेव होगी, भले ये सारे के सारे ब्लॉक खाली क्यों ना रहे। तो ये सारे के सारे ब्लॉक जो है वो वेस्ट जाएंगे, सारी सारी जो मेमोरी अलोकेट हुई है ये सारी सारी वेस्ट जाएगी अगर ये खाली रहेगी। तो इसको हम मतलब रेड्यूस भी नहीं कर सकते, मतलब क्या, रेड्यूस नहीं कर सकते, घटा भी नहीं सकते रन टाइम पर। तो ये होता था एक डीमेरिट्स अरे का, कि हम इसको रन टाइम पर बढ़ा नहीं सकते और रन टाइम पर इसको घटा भी नहीं सकते, ये क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब बारी आती है किसकी, हम इसमें ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम अरे पर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑपरेशन बहुत सरल होते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप सर्चिंग करते हो तो सर्चिंग के लिए अरे बहुत बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि सर्चिंग इसमें क्या है, इंडेक्स के जरिए ही होती है डायरेक्ट ही, तो सर्चिंग इसमें बहुत ज़्यादा आसान है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है इसमें। लेकिन अगर आप इंसर्शन के लिए जाते हो तो इंसर्शन के लिए बहुत घटिया माना जाएगा, क्योंकि इंसर्शन में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इंसर्शन, इंसर्शन क्यों बेस्ट नहीं है अरे में, अरे में क्यों बेस्ट नहीं है इंसर्शन। तो सबसे पहले देखिए, हम जैसे अरे ले लेते हैं, है ना, तो उसको जो अलॉट होगी साइज़, जैसे फाइव फाइव साइज़ का अरे बनाया तो मेमोरी अलोकेट हो जाएगी इसको कंटिन्यूस फॉर्म में, इस प्रकार से मैं इस प्रकार से मेमोरी अलोकेट हो जाएगी इसको। ठीक है, तो अब ये इसकी साइज़ है जैसे 5, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से होगी और इसका जो लास्ट इंडेक्स रहेगा वो रहेगा 4th, है ना। तो मतलब साइज़ जितनी ली है आपने अरे की उसमें से -1 कर देंगे तो लास्ट वाले इंडेक्स आ जाएगा, लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इंसर्शन, जैसे हमें इंसर्ट करना है 2 पर, यहाँ पर 4 वैल्यू फिलअप है। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 वैल्यू फिलअप है और एक खाली है अभी, ठीक है, 4th वाला इंडेक्स अभी खाली है, तो अभी हमें, मैं तो सिंपल इंसर्शन बता रहा हूँ क्यों है ऐसा कि इसको बेस्ट नहीं माना जाता है इंसर्शन के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, इंसर्शन मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को किसी भी इंडेक्स पर पुट करना, किसी भी वैल्यू को, मतलब जो हम चाहते हैं वैल्यू, जैसे हम चाहते हैं 70 को पुट करना सेकंड इंडेक्स पर। ठीक है, तो उसको पुट करने के लिए क्या क्या लॉजिक लगाने पड़ते हैं हमें, क्या क्या होता है उसको पुट करने से पहले, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जैसे 4th इंडेक्स खाली है अभी, तो जो अब इसके वाला पहले वाला इंडेक्स है 3rd है, यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करें, हमें क्या करना है, सेकंड इंडेक्स पर 70 वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको ब्लैंक करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि अगर हम इसको ब्लैंक करें तो 6 भी अरे पर रहे, 6 भी अरे में रहे और जो 70 आए वो भी रहे। ठीक है, हम जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी रहे और 6 है वो भी रहे। तो इसमें क्या होगा, परफॉर्म पहले तो इस प्रकार से परफॉर्म होगा लॉजिक की, जैसे 3rd वाला इंडेक्स है, इसकी वैल्यू पहले ब्लैंक में चली जाएगी। ठीक है, फिर 3rd वाला इंडेक्स ब्लैंक हो जाएगा, फिर 6th यानी सेकंड इंडेक्स जो है, इसकी जो वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू किस में चली आएगी, 3rd वाले में, क्योंकि अब 3rd वाला ब्लैंक हो चुका है, यानी ब्लैंक हो चुका था 3rd वाला, और अब जैसे सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू है 6 वो अब इसके अंदर चली जाएगी, तो इसमें फिलअप हो जाएगी 6 वैल्यू। तब ये दोनों ब्लैंक नहीं है, अब ब्लैंक कौन सा, ये वाला है। अब ये ब्लैंक हो चुका है, तो हमें क्या कंडीशन रखी थी, अगर इंसर्शन करना है किसी भी अरे के अंदर किसी भी इंडेक्स में, तो वो इंडेक्स पहले ब्लैंक होना चाहिए। तब ये ब्लैंक नहीं था तो हमने इसको ब्लैंक कर दिया, अब इसमें हम 70 आराम से पुट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मर वैल्यू थी, जो पहले वाली वैल्यू थी वो भी है, और जो नई वाली वैल्यू हमने इंसर्ट करी है वो भी है। तो इस प्रकार से क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले इंडेक्स बाय इंडेक्स यहाँ पर शिफ्टिंग होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट होता है इसके अंदर। तो जिस कारण क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस कारण यहाँ पर इंसर्शन के लिए बेस्ट नहीं माना जाता है अरे को। अब हम देखते हैं क्या अरे पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, यानी किए जाते हैं, अरे पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं या फिर किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा ट्रेवर्सल, हम ट्रेवर्सल, और सेकंड आएगा इंसर्शन, थर्ड सर्चिंग, फोर्थ सॉर्टिंग, फिफ्थ डिलीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेवर्सिंग, इसको हम ट्रेवर्सिंग कर देंगे, ट्रेवर्सिंग। अब ट्रेवर्सिंग कैसे होती है अरे के अंदर, ये हम देखते हैं। जैसे हमने एक अरे डिक्लेयर करा जिसकी साइज़ है 6, तो इसका इंडेक्स क्या हुआ लास्ट वाला, आप सोच कर बताना। लास्ट वाला जो इंडेक्स रहेगा वो साइज़ का साइज़ में से -1 घटा दे तो इंडेक्स रहेगा लास्ट वाला अरे का। ठीक है, अब मानो हमने ये वैल्यू लिए, जैसे इसके अंदर 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 50 और 70। ठीक है, इस प्रकार की वैल्यू ली है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसको ट्रेवर्स करेंगे, तो ट्रेवर्स करते समय क्या होगा, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से रहती है। तो अब ट्रेवर्सिंग होगा, मतलब ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेवल करना और हर एक इंडेक्स पर वैल्यू बताना कौन कौन सी है। ठीक है, तो ट्रेवर्सिंग मतलब अरे के ऊपर ट्रेवल करना, जैसे अपन रोड के ऊपर ट्रेवल करते हैं ना, इसी प्रकार अरे के ऊपर ट्रेवल करना हमें इस बार। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमें ट्रेवर्स करना है इसके ऊपर, अरे के ऊपर, कि जीरो पर कौन कौन सी वैल्यू है, उसके बाद 1 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, और सेकंड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू। तो ऐसी वैल्यू हम अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ऐसी वैल्यू हम जानना चाहते हैं, तो हम जाएंगे ट्रेवर्सिंग के ऊपर, जहाँ पर हमें कोई ऐसा मतलब नहीं है कि हमें बीच वाली वैल्यू पहले चाहिए, तीसरी वाली वैल्यू पहले चाहिए, चौथी वाली वैल्यू पहले चाहिए। जिसमें यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या है कि वैल्यू चाहिए, अरे के अंदर कितनी वैल्यू है और कौन कौन सी वैल्यू है, अगर हमें वह चाहिए तो हम ट्रेवर्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में अब जैसे फॉर लूप के जरिए करते हैं, फॉर लूप के जरिए बहुत ज़्यादा आसान रहता है ट्रेवर्सिंग का। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर हमने इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं i=0। हम i=0 क्यों लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम i=0 इसलिए लेते हैं क्योंकि आई का जो है, आई का जो आई हम किसकी जगह लेंगे, अरे के इंडेक्स की जगह, अरे के इंडेक्स की जगह लेंगे। तो आई का जो इंडेक्स यानी अरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम आई को अगर इंडेक्स जगह लेंगे, तो हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, जिस कारण हमने लिया आई को 0। और i<6 हमने इसलिए लिखा क्योंकि अरे की जो साइज़ है वो 6 है, लेकिन इसका जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो क्या रहता है, साइज़ -1। ठीक है, तो ये जब तक चलेगा जब तक अरे की जो साइज़ है उसमें से -1, यानी जैसे 6, यहाँ पर हमने 6 का अरे लिया था, तो 6 से एक कम वो आ जाएगा उसका लास्ट इंडेक्स अरे का। तो इसमें हमने i<6 इसलिए लिया क्योंकि वो चेक करते जाएगा जब तक i की वैल्यू <6 है, जब तक ये लूप चलते जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगी और लूप से बाहर हो जाएगा। लूप के अंदर जो कुछ बॉडी लिखी वो परफॉर्म नहीं होगी उस समय। अब आती है यहाँ पर बात i++ यानी इंक्रीमेंट की। जैसे अब यहाँ पर 0 है, तो 0 से कुछ न 0 से 1 करने के लिए हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है, 1 से 2 करने के लिए इंक्रीमेंट करना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा आई का। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी i=0, क्या i < 6 से, यह ट्रू कंडीशन है। तब यहाँ पर क्या करता है, प्रिंट। अब यहाँ पर देखना %d मैंने क्यों लिखा है मैं बताता हूँ, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का आपका डेटा है, जैसे इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो उस टाइप के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर परसेंटाइल इसके बाद क्या लगाना है। फ्लोट के लिए अलग लगेगा, तो कैरेक्टर के लिए अलग लगेगा। अपन यहाँ पर इंटीजर अरे लिया हुआ है, अपन ने यहाँ पर इंटीजर अरे लिया हुआ है, जिस कारण यहाँ पर %d अपन ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है %d, इंटीजर लिया हुआ है जिस कारण। ठीक है, तो जो कुछ वैल्यू आएगी वो इंटीजर फॉर्मेट में ही आएगी। ओके, फिर अब यहाँ पर कॉमा लगाया हमने। अब हमने जो अरे का नाम रखा है, जैसे ए है, अरे का नाम ए है, अरे का नाम ए है। अब मैंने बताया था कि इंडेक्स की जगह हम क्या करेंगे, आई यूज़। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी।
इंडेक्स मतलब जैसे अब आई की वैल्यू 0 है, मतलब ए 0 है। अब ये प्रिंट क्या करेगा वैल्यू ए 0, मतलब अरे जो ए है, ए उसके 0 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद वापस से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। वापस से ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 0+1 हो जाएगी। तो 1 <6 से कंडीशन चेक होगी। फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा तो फिर वापस से वो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या, मतलब ए फिर अरे आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई। तो अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, इधर 20। तो इस प्रकार से जो फिफ्थ इंडेक्स है जब तक चलेगा वो फिफ्थ इंडेक्स तक की वैल्यू सारी प्रिंट कर देगा। फिर जैसे यहाँ पर 6 होगा ये लूप से बाहर हो जाएगा, ये लूप से बाहर हो जाएगा। उस समय लूप की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि इसका आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया साइज निकालना कि इस जैसे अरे 6 है, ठीक है। 6 अरे है तो हर एक को 4 बाइट्स अलॉट होगी, हर एक को 4 बाइट्स अलॉट होगी। और यहाँ पर अरे का जो लोकेशन है यहाँ पर जैसे मेमोरी के अंदर इस प्रकार से सेव होते हैं, हर एक को 4 बाइट्स अलोकेट होती है, ठीक है। तो हम साइज़ कैसे निकालेंगे कि इस अरे को कितनी मेमोरी, कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी अलोकेट हुई है, ठीक है। तो हम कैसे निकालें, जैसे 6 साइज़ है अरे की, मतलब 6 ब्लॉक है, 6 मल्टीप्लाई हर एक ब्लॉक को 4 बाइट्स अलॉट हुई है तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो एक 24 बाइट्स आएगा, मतलब 24 बाइट्स ऑफ मेमोरी अलोकेट हुई है अरे को जिसकी साइज़ है 6। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा ट्रेवर्सिंग कि ट्रेवर्सिंग कैसे होती है, उसका लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन देख लिया हमने। अब आती है बारी इंसर्शन की। अब हम सेकंड ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है अरे पे वो होता है इंसर्शन। तो इंसर्शन अब देखिए अब जैसे हमने अरे डिक्लेयर करा है एक, और हम चाहते हैं कि कोई से भी अरे के कौन से इंडेक्स पर, हमारे मनपसंद का कोई सा भी इंडेक्स हम ले लेंगे कि हमें इस इंडेक्स पर हमारी जो वैल्यू है, जैसे कोई सी वैल्यू ले ली हमने, जैसे ले ली 19, तो इस इंडेक्स पर हमें 19 इंसर्ट करना है इस इंडेक्स पर अरे के, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये यहाँ पर एक अरे हमने डिक्लेयर करा, अरे की साइज़ हमने ली 5, अरे की साइज़ हमने ली 5। अब मानो ये ब्लैंक है, लास्ट वाला इंडेक्स है जो ब्लैंक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस इंडेक्स पर हम वैल्यू डालना चाहते हैं वो उसको हम चेक करेंगे। इंसर्शन, तो ये इंसर्शन अरे के ऊपर परफॉर्म, इंसर्शन ऑपरेशन अरे के ऊपर परफॉर्म करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंसर्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो अरे पर बिल्कुल मत जाइएगा। नहीं तो हम सिर्फ नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्योंकि इसमें इंसर्शन को प्रेफर क्यों नहीं करना चाहिए, यानी इंसर्शन में अरे का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, अरे से इंसर्शन परफॉर्म क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब जानने के लिए हमको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंसर्शन मतलब किसी भी वैल्यू को किसी पर पर्टिकुलर इंडेक्स पर पुट करना या फिर इंसर्ट करना, इसको हम कहते हैं क्या, इंसर्शन ऑन एन अरे। अब देखिए यहाँ पर एक अरे है जिसकी साइज़ 5 है और जिसके इंडेक्स मतलब 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, ओके। टोटल 5 इंडेक्स है जो कि 0 से स्टार्ट हुए और 4 पर ख़त्म हो गए। तो लास्ट वाले ब्लॉक का जो इंडेक्स है वो है 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 ब्लॉक फिलअप है और फिफ्थ वाला क्या है, ब्लैंक है। सबसे पहले तो हम क्या है, इंसर्शन परफॉर्म करने से पहले, इंसर्शन परफॉर्म करने से पहले लास्ट वाला जो ब्लॉक है उसको हम देखेंगे कि ये ब्लैंक है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर ये ब्लैंक निकला तो फिर उसके पहले वाला जो रहेगा इंडेक्स है उसको हम देखेंगे वो ब्लैंक है कि नहीं। अगर यहाँ पर ब्लैंक नहीं है, वो उसके अंदर कुछ वैल्यू है, तो हम फिर शिफ्टिंग परफॉर्म स्टार्ट कर देंगे। तो शिफ्टिंग परफॉर्म होती है कब, जब हमें अरे के बीच वाले इंडेक्स में, कोई से भी बीच वाले इंडेक्स में, यानी फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर जो इंडेक्स है उनमें परफॉर्म करनी रहती है इंसर्शन, उनके अंदर वैल्यू डालनी रहती है, ओके। फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर जो बीच में जो इंडेक्स है उन पर अगर परफॉर्म करना, उन पर अगर इंसर्शन परफॉर्म करना है हमें, मतलब उनके अंदर इंसर्ट वैल्यू करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे पहले, ठीक है। अब देखते हैं ये तो ब्लैंक है और ये नहीं है, तो क्या करेंगे, जो थर्ड वाले इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पर, शिफ्ट करते हैं कहाँ पर, लॉजिक के जरिए शिफ्ट करते हैं यहाँ पर ब्लैंक वाले इंडेक्स जो कि फोर्थ वाला इंडेक्स है। अब ब्लैंक कौन सा हो गया, थर्ड वाला इंडेक्स, थर्ड वाला इंडेक्स है।
हम क्या है शिफ्टिंग परफॉर्म का लॉजिक कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक अप टू सेकंड तक, जहाँ तक हमें इंसर्ट करना है, जहाँ पर हमें इंसर्ट करना बस वहीं तक हम शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 3 अब ब्लैंक हो चुका है क्योंकि 3 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब 3 ब्लैंक हो चुका है। फिर अब उसके बाद जो सेकंड इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है हम काय में डाल देंगे, 3 में डाल देंगे, 3 इंडेक्स के अंदर डाल देंगे। अब ब्लैंक कौन सा होगा, सेकंड इंडेक्स। अब सेकंड इंडेक्स पर हमें वैल्यू डालनी थी, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करवानी थी। अब सेकंड ब्लैंक हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ जिस इंडेक्स पर भी आपको वैल्यू डालनी है वो ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि जो प्रीवियस वाली वैल्यू है, अगर हम यह चाहते हैं कि जैसे प्रीवियस जो ये वैल्यू है ये अरे से रिमूव ना हो, ये भी अरे में ही रहे जब भी ये इंसर्ट हो, तो हम क्या है कि शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी रहेगी और उसके साथ जो नई वैल्यू पुट इंसर्ट करेंगे हम वो भी रहेगी, यानी दोनों की दोनों वैल्यू रहेगी इस अरे के अंदर। तो ऐसा परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग इस तो इस प्रकार के परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन इसका इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि ये जो शिफ्टिंग होती है, इंसर्शन से पहले जो शिफ्टिंग होती है, इसके कारण क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी। तो जिस कारण हम क्या है कि इंसर्शन जब भी करना होता है, जब भी हम अरे के जरिए इंसर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको कारण पता चल गया होगा क्यों नहीं करते हम इंसर्शन अरे से। वैसे हो सकती है लेकिन करते नहीं है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें इंसर्शन करने में। और अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम, इसका मैंने लॉजिक बता दिया है कैसे करेंगे। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम थोड़ा सा सी की कोडिंग में। अब यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं एक अरे, अब उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके अंदर वैल्यू जो 1 3 5 7 8 ये 5 वैल्यू ले ली हमने। ठीक है, अब यहाँ पर एक आइटम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसको उसके अंदर हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं आइटम वैल्यू इसलिए डिक्लेयर करा है कि इसके अंदर जो वैल्यू असाइन है, इसके अंदर जो वैल्यू असाइन है वो हमको इंसर्ट करनी है, और कौन से इंडेक्स पर करनी है, वो के अंदर लिखा हुआ है। के को हमने डिक्लेयर करा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कौन से इंडेक्स के अंदर हमको 10 वैल्यू इंसर्ट करनी है, और एन जो है एन बताया कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है अरे के अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं इंट एक आई डिक्लेयर करा है। अब इंट आई से क्या है कि हम इंडेक्स बताएंगे किसका, अरे का। जो भी अरे लिया है हमने उसका इंडेक्स बताएंगे आई के जरिए। ठीक है, तो आई का यानी अरे का जो इंडेक्स होता है वो कैसे स्टार्ट होती है, अरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जिस कारण हमने इनिशियल कैसे कर दिया आई को 0 से। अब जे इक्वल्स टू एन ले लिया। अब एन की वैल्यू हमने देखा यहाँ पर क्या है 5, एन की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो जे की वैल्यू भी होप 5 होगी। ठीक है, अब आई होप 5 ही होगी। ओके, और यहाँ पर हम फॉर लूप लगाते हैं, फिर यहाँ पर हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, मतलब जो अरे अभी प्रेजेंट है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, वो हम पहले प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर हम प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए क्या है, एक फॉर लूप लगाएंगे हम। तो किसके जरिए होगा प्रिंट, वो ट्रेवर्सिंग के जरिए, जो कि हम देख चुके हैं। और फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, मैं बताता हूँ आई इक्वल्स टू 0 क्यों लिया, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है, और हम आई का उपयोग किस में करने वाले हैं, अरे का इंडेक्स बताने में। अब आई लेस देन एन, एन की वैल्यू क्या है अभी 5 है, तो आई लेस देन, जब तक आई की वैल्यू लेस देन एन रहेगी, जब तक ये चलता रहेगा लूप, जब तक लूप के अंदर जो कुछ भी वो चलता रहेगा, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी हर बार, तभी तो इंडेक्स बढ़ेगा, नहीं तो 0 पर ही रह जाएगा। अब जैसे 0 है, अब यहाँ पर हमको अरे का कोई सा भी इंडेक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हमने अरे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में आई, स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखा है, तो आई की वैल्यू पहले क्या है 0, आई की वैल्यू पहले क्या है 0। ठीक है, अब 0 है, अब ये क्या बताएगा, अरे के 0th इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू वो प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद अरे के अब जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी +1 से, फिर +1 से इंक्रीमेंट होगी, तो फिर यहाँ पर चेक होगी क्या आई की वैल्यू लेस देन एन है, मतलब आई की वैल्यू क्या लेस देन 5 है, जी हाँ बिल्कुल है। फिर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी काहे की अरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू अब है 1। फिर आई की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट होगी, वो हो जाएगी 2, तब 2 लेस देन एन है, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर अरे फिर इंडेक्स क्या आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो अरे
अरे के सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू क्या है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब तक लास्ट इंडेक्स नहीं हो जाता, जब तक ये लूप चलता रहेगा, जैसे लास्ट इंडेक्स हो जाएगा कंप्लीट, फिर हो जाएगी जैसे आई की वैल्यू अगर 5 हो जाएगी तो आई लेस देन, मतलब 5 लेस देन 5 नहीं हो सकता कभी भी, तो जिस कारण लूप से बाहर आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एन की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं। पहले थी एन की वैल्यू 5, अब एन की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, अब हम क्या है कि इंसर्शन परफॉर्म करेंगे। तो इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है पहले तो। ठीक है, और इंसर्शन हम यानी शिफ्टिंग फिर कहाँ तक परफॉर्म करते हैं, जो को जिस इंडेक्स पर हमें वैल्यू डालनी होती है सिर्फ वहीं तक हम परफॉर्म करते हैं शिफ्टिंग। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो रहते हैं आगे वाले, उस पर हम शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं करते। अब जैसे हमें सेकंड इंडेक्स पर परफॉर्म करनी है, सेकंड इंडेक्स पर अगर डालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग सिर्फ कहाँ तक परफॉर्म करेंगे, सेकंड इंडेक्स तक ही करेंगे, फिर 1 और 0 पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर एक लूप लगाया हमने। तो लूप काय के लिए लगाया, हमने शिफ्टिंग के लिए ही लगाया ये। ठीक है, लूप लगाया शिफ्टिंग के लिए। अब जे की वैल्यू क्या है, 5। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ठीक है, जब तक मतलब जे की वैल्यू यानी 5, मतलब जे की वैल्यू जब तक ग्रेटर है या फिर इक्वल है के, जब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, और हर बार जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी 1 से। ठीक है, 1 से घटती जाएगी। ठीक है, हर बार जितनी बार भी लूप चलेगा। अब जैसे अरे, अब हमने क्या करा है, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करना है, इसकी वैल्यू इसके अंदर शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, अरे ऑफ जे, अरे ऑफ जे मतलब फिफ्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स की जो वैल्यू है वो किसके अंदर पुट कर देंगे हम, सिक्स्थ इंडेक्स के अंदर। मतलब J+1, J+1 यानी 5+1 6। ये देखिए यहाँ पर ये सिक्स इंडेक्स है। तो किस पे हमने कर दिया, जो अरे ऑफ जे यानी अरे ऑफ फिफ्थ वैल्यू है, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू है वो काय पे हम शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर। कौन से, सिक्स्थ वाले पे। फिर उसके बाद जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी ये, पहले 5 थी अब हो जाएगी 4। अब 4 लेस देन इक्वल्स टू के, जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 4, अरे ऑफ जे 4, 4 ये रहा। अब 4 की वैल्यू कहाँ जाएगी, अब जैसे 5 तो खाली हो गया क्योंकि 5 की वैल्यू जो है सिक्स्थ इंडेक्स में चली जाएगी। फिर उसके बाद जो फोर्थ इंडेक्स है, अब जो फोर्थ इंडेक्स है उसके लिए हो रहा है ये। अब यहाँ पर जे की वैल्यू 4 है और अरे, और यहाँ पर इंडेक्स के यहाँ पर जे से डिनोट हो रहा है इसका, है ना। अब इंडेक्स कैसे बता रहे हैं हम, अरे का यहाँ पर जे से, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हो चुकी है घट के 4। तो यानी अरे और फोर्थ की वैल्यू जो है वो कहाँ पर चले आएगी, J+1 यानी 4+1 5 पर, 5 पर चले जाएगी। तो अब क्या होगा, ब्लैंक कौन सा हो गया, फोर्थ इंडेक्स। अब हम डिक्रीज करते हैं, जे की वैल्यू वापस से डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, 4-1 यानी 3। अब यहाँ पे 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हाँ है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे में अब जे, अरे का जो इंडेक्स है वो जे के द्वारा दिया जा रहा है, जे के द्वारा बता रहे हैं। तो जे क्या है, जे यहाँ पर क्या है कि 3 है, 3 हो चुका है। तो अरे इंडेक्स, अरे का जो थर्ड इंडेक्स है उसकी वैल्यू हम कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, हम J+1 यानी फोर्थ इंडेक्स पर, 3+1 यानी फोर्थ इंडेक्स पर शिफ्ट कर देंगे। ओके, हमको अब क्या है, थर्ड से थर्ड तक ही शिफ्ट करना था क्योंकि हमको थर्ड के जो थर्ड इंडेक्स है उसके अंदर हमें इंसर्ट करना है वैल्यू। अब थर्ड क्या है, ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर जे की वैल्यू वापस डिक्रीमेंट हो जाएगी तो 2 हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर कंडीशन देखना, क्या 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू के होता है, यानी ग्रेटर और क्या 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 होता है, नहीं, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही लूप से बाहर आएगा, फिर आइटम के अंदर हमने कौन सी वैल्यू, फिर हम डालेंगे कौन सी, जो वैल्यू हमने इंसर्ट करना है थर्ड इंडेक्स पर, थर्ड इंडेक्स पर जो कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, मतलब के यानी थर्ड इंडेक्स। ओके, तो ये अरे के थर्ड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे हम, आइटम की। तो आइटम की जो वैल्यू होती वो 10 थी, हम 10 इंसर्ट करना चाहते थे थर्ड इंडेक्स पर, तो ये वाली वैल्यू इस पर असाइन कर देंगे अरे ऑफ के, यानी अरे ऑफ थर्ड इंडेक्स, अरे के थर्ड इंडेक्स पर हम किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, आइटम की वैल्यू असाइन कर देंगे। फिर हम वापस से ट्रेवर्सिंग करेंगे अरे की ट्रेवर्सिंग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या है, जिस कारण हमने यहाँ पर क्या करा था, एन की वैल्यू बढ़ा दी थी, जिस कारण हमने क्या करा था, यहाँ पर एन की वैल्यू बढ़ा दी थी, एन की वैल्यू बढ़ा दी थी ताकि हम जब भी यहाँ पर ट्रेवर्सिंग करें तो एन की वैल्यू जैसे पहले 5 थी तो अब क्या है 6,
अब 6 से होगा लेस अगर आई जब तक चलता रहेगा, यानी वो पूरे 5th इंडेक्स तक जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर पूरी पूरी वैल्यू जो प्रिंट कर देगा, फिर हमें दिख जाएगा कि इंसर्ट हो चुकी है वैल्यू 10 इंसर्ट हो चुका है 3rd इंडेक्स पर, तो हम यानी सक्सेसफुल हो चुका है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अब इसका बताने का मतलब यही है कि आप जब भी इंसर्ट करते हैं बीच में, अरे के बीच में कोई सी वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हमें शिफ्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, जिस कारण टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है जिस कारण हम अरे को प्रेफर नहीं करते हैं इंसर्शन के लिए। जब भी हम इंसर्शन करते हैं तो कोई सा डेटा स्ट्रक्चर हम लेते हैं, अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हो तो जाता है इसमें इंसर्शन, लेकिन इंसर्शन अगर जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हम अरे को बेस्ट नहीं मानते हैं। तो आपको आई होप कारण पता चल गया होगा क्यों नहीं करते हम इंसर्शन को प्रेफर। ओके।